नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में मिली जोरदार जीत के बाद आम आदमी पार्टी ने पहले भगवंत मान को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई और शनिवार को उनकी कैबिनेट का पहला विस्तार होने जा रहा है। पहले विस्तार में 10 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी और शपथ ग्रहण का कार्यक्रम चंडीगढ़ में होगा। 10 में से 8 विधायक ऐसे हैं जो पहली बार विधानसभा में पहुंचे हैं। मंत्री पद की शपथ लेने वाले विधायकों में हरपाल सिंह चीमा, डॉक्टर बलजीत कौर, हरभजन सिंह ईटीओ, डॉक्टर विजय सिंगला, गुरमीत सिंह मीत हायर, हरजोत सिंह बैंस, लालचंद कटारूचक, कुलदीप सिंह धालीवाल, लालजीत सिंह भुल्लर और ब्रह्म शंकर का नाम शामिल है। मंत्री बनने वाले 10 विधायकों में से 4 दलित समुदाय से हैं। मालवा क्षेत्र से 5, माझा से 4 और दोआबा क्षेत्र के 1 विधायक को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। अभी इस सूची में पूर्व मुख्यमंत्रियों जैसे दिग्गजों को हराने वालों को जगह नहीं दी गई है। योगी आदित्यनाथ 25 मार्च को एक बार फिर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह लखनऊ के एकाना स्टेडियम में होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित कई और बड़े नेता शामिल हो सकते हैं। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और वहां के तमाम आला नेता भी शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बन सकते हैं। समारोह के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। बता दें, उत्तर प्रदेश में 37 साल बाद ऐसा हुआ है जब किसी राजनीतिक दल ने सत्ता में लगातार वापसी की है। बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जोरदार जीत मिली और उसने 403 सदस्यों वाली विधानसभा में 255 सीटें अपने दम पर हासिल की, जबकि उसके सहयोगी दलों अपना दल सोनीलाल और निषाद पार्टी को 18 सीटों पर जीत मिली है। कांग्रेस आलाकमान और असंतुष्ट समूह G23 के बीच तालमेल की कोशिशों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आज़ाद ने शुक्रवार को पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। 10 जनपद में मुलाकात के बाद आज़ाद ने किसी मोहभंग के लगाए जा रहे कयासों को खारिज किया और कहा कि पार्टी के सभी सदस्यों ने एक मत से तय किया है कि सोनिया गांधी अध्यक्ष बनी रहेंगी। उन्होंने कहा कि बातचीत आने वाले विधानसभा चुनाव एकजुट होकर लड़ने को लेकर हुई। इस सप्ताह की शुरुआत में सोनिया गांधी ने कथित तौर पर गुलाम नबी आज़ाद से फोन पर 2 बार बात की थी। ये बात तब हुई जब G23 ने 5 राज्यों में हालिया चुनावी हार के बाद पार्टी संगठन में संभावित बदलाव को लेकर चर्चा करने के लिए एक के बाद एक 2 बैठकें की। जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा आज से 2 दिवसीय भारत दौरे पर आ रहे हैं। वो प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद पहली बार भारत दौरे पर हैं। अपनी इस पहली राजनयिक यात्रा के दौरान वो अगले 5 वर्षों में भारत में 5 ट्रिलियन येन यानी $42 बिलियन के निवेश की योजना की घोषणा कर सकते हैं। इस दौरान उनके द्वारा लगभग 300 बिलियन येन के कर्ज को भी मंजूरी देने की उम्मीद जताई जा रही है और कार्बन कटौती से संबंधित ऊर्जा सहयोग दस्तावेज पर भी हस्ताक्षर किए जाने की संभावना है। बता दें, इससे पहले भारत जापान के बीच शिखर बैठक साल 2018 में टोक्यो में आयोजित हुई थी। इस दौरे को काफ़ी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये ऐसे वक्त में हो रहा है जब रूस के खिलाफ पश्चिमी देश एकजुट हैं और रूस पर सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रहे हैं। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान एक बार फिर मुश्किलों में घिर गए हैं। उनकी अपनी पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ यानी PTI के 24 सांसदों ने ऐलान किया है कि वे अविश्वास प्रस्ताव पर इमरान खान सरकार के खिलाफ वोट करेंगे। बता दें, इमरान बीते कुछ सालों में विपक्ष के लगातार हमलों को झेलते रहे हैं, लेकिन इस बार बगावत उनके घर में हुई। यह अविश्वास प्रस्ताव विपक्षी सियासी जमातों पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी यानी PPP की ओर से लाया गया है। इन राजनीतिक दलों का आरोप है कि देश के आर्थिक संकट और बढ़ती महंगाई के लिए इमरान खान की सरकार जिम्मेदार है। अविश्वास प्रस्ताव पर 28 मार्च को वोटिंग हो सकती है। विपक्षी दलों के गठबंधन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने इमरान की हुकूमत के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने शनिवार को यूक्रेन पर हमलों को रोकने के लिए रूस के साथ सार्थक बातचीत का आह्वान किया। साथ ही ये चेतावनी भी दी कि अगर मॉस्को युद्ध को लेकर अपना फैसला नहीं बदलता है तो उसको युद्ध के मैदान से हुए नुकसान से उबरने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। बता दें, 24 फरवरी को रूस के द्वारा शुरू हुए हमले के बाद रूस ने भले ही कीव पर अतिक्रमण कर लिया हो, लेकिन रूस की सेना को कड़ी चुनौती मिली है और रूसी सैनिकों को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने से रोका गया है। राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने शनिवार तड़के कहा, मैं चाहता हूं कि अब हर कोई मेरी बात सुने, खासकर मॉस्को में। अब बैठक का समय आ गया है, बात करने का समय आ गया है। यूक्रेन के लिए क्षेत्रीय अखंडता और न्याय बहाल करने का समय आ गया है, नहीं तो रूस का नुकसान ऐसा होगा कि आपको ठीक करने में कई पीढ़ियां लग जाएंगी। व्हाइट हाउस ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से बातचीत के दौरान चेतावनी दी कि अगर चीन रूस को समर्थन देता है तो इसके परिणाम होंगे। हालांकि व्हाइट हाउस ने ये नहीं बताया कि वे परिणाम क्या हो सकते हैं या अमेरिका चीन के समर्थन को कैसे परिभाषित करेगा।
वहीं प्रेस सचिव जेन साकी ने संकेत दिया कि चीन का बड़े पैमाने पर व्यापार प्रभावित हो सकता है। जब अमेरिकी प्रेस सचिव साकी से पूछा गया कि क्या दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक चीन को प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, इस पर उन्होंने जवाब दिया कि प्रतिबंध निश्चित रूप से एक हथियार है जिसे इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की बातचीत के बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि शी जिनपिंग ने बाइडेन से कहा कि यूक्रेन में युद्ध जल्द से जल्द खत्म होना चाहिए और नाटो देशों से मॉस्को के साथ बातचीत करने का आह्वान किया। बयानों के आधार पर हालांकि शी ने आक्रमण के लिए रूस को दोष नहीं दिया। शी ने कहा अब शीर्ष प्राथमिकताएं बातचीत करना और उसको जारी रखना, नागरिक हताहतों से बचना, मानवीय संकट को रोकना, लड़ाई बंद करना और युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना है। शी ने कहा कि युद्ध किसी के भी हित में नहीं है। शी ने इस दौरान कहा कि चीन और अमेरिका को अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियों को निभाना चाहिए। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।